हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो लेक्चर में हम जो अभी नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो है द बेसिक्स ऑफ पॉलिटी से रिलेटेड। हम इसके अंदर पूरे के पूरे पॉलिटी के लेक्चर्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बेसिक्स जो है, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। उसके बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे एडवांस्ड लेवल तक। जो भी अभी 2024 तक के जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो सारे अमेंडमेंट्स देखेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो फाइनल जो इसका होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला पार्ट जो है ये सबके लिए नेसेसरी नहीं है, ये सिर्फ जो लॉ के ग्रेजुएट्स और लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही काम का है। जो भी क्लैट के लिए, क्लैट पीजी के लिए अपीयर कर रहे हैं, या फिर जो भी जिनका लॉ ऑप्शनल है यूपीएससी के अंदर, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के का पेपर देंगे उसके अंदर उनके लिए, या फिर जो ये आरजेएस वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स, और या जिनको इंटरेस्ट है इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, उनके काम की चीज़ है, बाकियों के काम की चीज़ नहीं है ये। तो जो मेन जो बेसिक जीके पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में, वो या तो बेसिक्स पूछे जाते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। तो बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के अंदर हम जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे, जैसे जो सिविक्स में पढ़ते हो आप छोटी क्लास के अंदर, वो पॉलिटी के बेसिक्स का पार्ट है। फिर एनसीईआरटी का भी जो पार्ट है वो पॉलिटी के बेसिक्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है ही। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे सिलेबस का जो पूरा ओवरव्यू है, ये हम पूरा का पूरा इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, बिकॉज डिपेंड करता है कि फ्लो में अपन कितना पढ़ाते हैं और कैसे क्या कवर करते चलते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो बेसिक्स ऑफ पॉलिटी जो है ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ज़्यादा बहुत लंबा लेक्चर नहीं रहेगा ये, मतलब जितने ब्रीफ में मैं इसको समझा सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूँगा। बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, तो सबसे पहले तो यही समझते हैं, वैसे तो ये पता होगा आप सबको, बट फिर भी मैं एक बार थोड़ा ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर है, ज़ीरो लेवल से। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था किसी भी देश की, जिसको अपन नॉर्मल पॉलिटिकल लैंग्वेज में या इस लैंग्वेज में अपन स्टेट बोलेंगे। स्टेट को रन करने की जो व्यवस्था होती है, उसको चलाने की जो व्यवस्था होती है, उसको पॉलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस से अलग है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस जो है वो अपने आप में एक पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है, जहाँ पे साइंटिफिक वे में पॉलिटिकल एनालिसिस किए जाते हैं, या फिर थ्योरीज को पढ़ा जाता है, थिंकर्स को पढ़ा जाता है। तो वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, हम यहाँ पे व्यवस्था पढ़ेंगे, सिस्टम को पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे। थोड़ी राइटिंग के लिए सॉरी, बिकॉज ये पैड मैंने नया लिया है तो इसमें अभी थोड़ा हैंड राइटिंग सेट होने में टाइम लगेगा। अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, उनकी पावर्स, पावर्स के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में उनकी पावर्स पे लगने वाली लिमिटेशंस, और बेसिकली एक जो पूरा स्ट्रक्चर है, सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है कि वो स्ट्रक्चर बना हुआ कैसे है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे, और उन स्टेक होल्डर्स की पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिमिटेशंस, वर्किंग। ठीक है, फिर इसके अंदर भी प्रोसीजर होगा, ये सब पढ़ेंगे हम, वर्किंग का जो प्रोसीजर है। फिर इसमें एक चीज़ आती है चेन ऑफ कमांड, भी अलग अलग कौन किसको कमांड देगा, कौन किससे काम करवाएगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो यार देखो, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक रॉकेट रख दिया और फिर तुमको बोला गया कि भाई ये ना अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करो 10 किलोमीटर बाद। इतना तो कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं यहाँ पे, है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ है भाई, एक स्ट्रक्चर है, उसको समझना है तुमको, और तुम पॉलिटी को समझ जाओगे।
ठीक है, तो चलो मैं ना थोड़ा जो प्रैक्टिकल में वे में काम आता है वो मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, मान लो ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया ऐसा लग नहीं रहा है बट मान लो, अभी बना के समझाऊंगा तो पता नहीं समझोगे कि नहीं समझोगे। ये इंडिया है, तो इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको मैं सीजी बोलूंगा। मैं सारे लेक्चर्स में ज़्यादातर इसको सीजी ही बोलूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, फिर अलग अलग स्टेट्स हैं, तो ये सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट के लॉ बनाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हम चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट, जो कंट्री के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब जो उस स्टेट के जो हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाएगा उनको, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, वो गवर्नर होते हैं। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर होते हैं, इनके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, इनको अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। साथ में और भी मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, ये सब हम पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे सेंटर में भी पीएम के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बोला जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांटे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो हो ये रहा है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, मान लो एग्जाम्पल से समझो कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टास्क है। इस टास्क को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे टास्क को। फिर एक एक हिस्से को हम आइसोलेटेड वे में वर्क करेंगे, इसको समझेंगे और इस पर काम करेंगे। तो ऐसे करते करते जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे ये, तो ये पूरा टास्क क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर एक बात बताओ, अगर एक इंसान को बोला जाए कि तुमको पूरा देश चलाना है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो अपने 10 12 15 जनों को अपॉइंट करेगा कि अब तुम लोग चलाओ। ठीक है, जैसे ये मान लो ये पीएम है, इन्होंने बोला भाई 20 25 जनों को कि अब तुम लोग चलाओ। तो अब जो ये लोग हैं ये क्या करेंगे, ये भी अपने कुछ अपॉइंट्स करेंगे सबॉर्डिनेट्स को कि भाई अब तुमको चलाना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करते करते ये भी अपॉइंट करते जाएंगे आगे से आगे। तो इसमें क्या होता है, इसको एक कॉम्प्लेक्स टास्क को ईजियर टास्क में तोड़ने जैसा हो गया, और वो जो बाकी के जो सिंपलर वर्जन्स हैं उस चीज़ के, वो उनको गवर्न करना, उनको काम में लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो बेसिकली वर्क यही होता है। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं कि भाई अपने देश में होता कैसे, सिस्टम में क्या होता है। तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स। स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये लॉ को प्रोटेक्ट भी करता है, ये लॉ को टूटने पे उसके अंदर पनिशमेंट्स का भी, पीनल प्रोविजंस भी है। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हो रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है। ऑल इन ऑल ये क्या है, ये यहाँ पे इंसाफ मिलता है लोगों को, इंसाफ, जस्टिस। बहुत सारे मैटर्स को लेके हम जुडिशरी के पास में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बुक डेफिनेशन है भाई, बुक में पढ़ी जाने वाली डेफिनेशन है कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। बट प्रैक्टिकल वे में ये क्या होते हैं, है ना, तो इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या होता है कि
इंडिया के अंदर, इंडिया के जो अगर परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो इंडिया में क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे एक बॉडी है जिसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ठीक है। ल- इसी पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, ये मैंने ऊपर ही बताया है आपको कि लॉ बनाने का काम होता है इसका। तो इसी पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं। पहला है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस। अब ऐसा नहीं है कि कोई अपर बैठते हैं जो अपर हाउस है और जो लोअर बैठते हैं वो लोअर हाउस है, ऐसा नहीं है। ये बस नॉमेनक्लेचर है और समझने के लिए है कि एक हाउस जो है वो अपर हाउस है और एक हाउस लोअर हाउस है। और वैसे देखा जाए तो जो उसकी जो उत्पत्ति है, जो उसका ओरिजिन है, वो अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था। तो ये अलग अलग जगहों से निकले हैं। ये हाउस ऑफ द पीपल से निकला है और ये जो उस समय का जो अपर हाउस था वहाँ से निकला है, ठीक है। इनके अलग अलग नाम भी हैं। सॉरी, ये पेन बन गया, ठीक है। इनके अलग अलग नाम भी है। अपर हाउस को राज्यसभा भी बोला जाता है, इसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता था पहले, और इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता, हाउस ऑफ द पीपल जो है, ठीक है। अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं। लोअर हाउस को पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। इंडिया में राज्यसभा का एक और नाम है, वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये क्यों कहा जाता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। तो आई होप ये आपको याद रहेगा कि राज्यसभा का नाम क्या है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ द पीपल। पहले इसको हाउस ऑफ द कॉमन्स कहा जाता था, इसका पॉपुलर हाउस भी नाम है। इनके ये नाम क्यों हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मैं एक सेकंड इसका पेन का कलर चेंज करके आपको हाईलाइट कर देता हूँ। हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और पॉपुलर हाउस, ठीक है। ओके, तो ऐसा क्यों कहा जाता है वो अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, देखो इन दोनों के मेंबर्स को बोला तो क्या जाएगा, जो भी पार्लियामेंट का मेंबर होगा उसको बोला जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको शॉर्ट में अपन एमपी बोलते हैं, हिंदी में सांसद बोलते हैं, ओके। जो भी पार्लियामेंट का मेंबर होगा उसको बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो अपर हाउस का मेंबर होगा उसे बोला जाएगा मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा। जो लोअर हाउस का मेंबर होगा उसको बोला जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा, ओके। तो अच्छा, अब जो मैं तुमको ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो मैं आपको एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में ये समझा रहा हूँ। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इन सारी बातों को बाकायदा सेक्शंस के नहीं, सॉरी, आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ेंगे। सेक्शंस जो हैं वो सीआरपीसी और सीपीसी में होते हैं। आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ेंगे हम कि ये सारी सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट करूंगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जो लोकसभा का मेंबर होगा उसको बोला जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा, जो राज्यसभा का मेंबर होगा उसको बोला जाएगा मेंबर ऑफ राज्यसभा। मैंने बताया था कि इसका नाम, लोकसभा का एक और नाम है, क्या नाम है वो, पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस। यार देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना। तो पार्लियामेंट का काम क्या होगा, लॉ बनाने का काम होगा। सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ठीक है। लॉ बनाने के लिए क्या होता है, लॉ बनाने का एक प्रोसीजर होता है, वो मैं प्रोसीजर समझेंगे आगे। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए लोगों को इलेक्ट किया जाता है। लोग मिलकर के चुनते हैं। मान लो 10 लोग जो हैं, 10 लोग हैं, इन्होंने मिल करके एक मेंबर को चुना और लोकसभा में भेज दिया। तो ये क्या कहलाएगा, मेंबर ऑफ लोकसभा। इसको पॉपुलर हाउस क्यों कहा जाता है,
पॉपुलर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बैठते हैं। ठीक है। राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बैठते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है। दोनों के मेंबर्स की ही जो टर्म्स होती है वो क्या होती है, 5 ईयर्स होती है? नहीं, लोकसभा के मेंबर की टर्म्स होती है 5 ईयर्स और राज्यसभा के मेंबर की टर्म्स होती है 6 ईयर्स। ठीक है, इसको रबी कर देते हैं। ओके, अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन के बीच में हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं, पहले हम डायरेक्ट को समझते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली वोट दे करके एक एमपी को चुनते हैं। एमपी का मतलब होगा यहाँ पे लोकसभा का मेंबर ऑफ, और वो जाके कहाँ बैठेगा, लोकसभा के अंदर। डायरेक्टली जो हम जनरल इलेक्शंस के अंदर वोट देने जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जब इलेक्शंस होते हैं तो हम यहाँ पे किसको चुनते हैं, हम मेंबर ऑफ लोकसभा को चुनते हैं। वो जाकर के कहाँ बैठता है, लोकसभा में बैठता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि सिटीजन्स पहले तो चुनते हैं किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं अलग अलग स्टेट्स के, ये मिलकर के चुनते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि सिटीजन्स ने चुना एमएलएज को और एमएलएज ने चुना मेंबर ऑफ राज्यसभा को। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्यों कहा जाता है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार आता भी है एग्जाम्स के अंदर। राज्यसभा नहीं लिखते और काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिख देते हैं। तो क्यों कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका रीज़न पता है क्या है, बहुत ही सिंपल सा है कि हमने अभी क्या देखा कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर लोग चुन रहे हैं एमएलए को, एमएलए चुनते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को। इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रहा है, स्टेट को। समझ रहे हो आप, एमएलए चुन रहे हैं, एमएलए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस स्टेट को रिप्रेजेंट, मतलब एमएलए चुन रहे हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा को, तो राज्यसभा में किसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, स्टेट्स को। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिख लो, मेंबर राज्यसभा प्रोवाइड्स representation to the states। करेक्ट। तो यहां पे हमने बेसिक कैरेक्टर जो है लोकसभा का और राज्यसभा का, वो दोनों बेसिक कैरेक्टर्स हमने क्या कर लिए, समझ लिए। देखो ये बेसिक कैरेक्टर को समझना बहुत काम आने वाला है आगे, जब भी हम लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स को डिस्कस करेंगे। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, किसके पास में ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए, जो डायरेक्ट इलेक्शन करके लोग बैठा रहे हैं या जो इनडायरेक्ट वे से जा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पे भी पब्लिक मैटर्स की बात होगी वहाँ पे लोकसभा के पास में ज़्यादा पावर्स होगी। यहाँ पे भी स्टेट्स से रिलेटेड कोई बात होगी कि भाई स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, स्टेट को बड़ा करना है, छोटा करना है, नया स्टेट बनाना है, वहाँ पे किसके पास में पावर होगी, वहाँ पे पावर होगी राज्यसभा के पास में। समझ में आ गया ये चीज़, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं तब उस समय नहीं होते हैं किसी से भी सॉल्व। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, बट इसमें है ही यही तरीका ही यही है कि आप क्या करते हो, एक चीज़ समझते हो, उसके अंदर कुछ एक चीज़ आती है जो आपको नहीं समझ में आती है, तो उसके अंदर फिर एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो नहीं समझ आता तो उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो नहीं समझ आता उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन जब आप एक बार में पूरा स्ट्रक्चर समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको ये इजी लगने लगेगा। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, और प्रोसेस के साथ बहो, उसके साथ में फ्लोट करो और आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने अभी तक देखा ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। हम लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ रहे हैं।
सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेचर कहा जाता है। पार्लियामेंट के मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा भी बोला जाता है। आई मीन लोअर हाउस को बोलेंगे लोकसभा और अपर हाउस को बोलेंगे राज्यसभा। लोकसभा के और भी नाम है, हाउस ऑफ द पीपल नाम है इसका, क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है लोगों का। इसका नाम पॉपुलर हाउस भी है क्योंकि यहाँ पे लोग डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होकर के आते हैं। अपर हाउस का एक और नाम है राज्यसभा। राज्यसभा का एक बहुत ही अच्छा नाम है, वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के अंदर किसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। आई मीन हम क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे इस चीज़ को कि भाई अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैं पीले पीले कलर का मार्कर ले लेता हूँ, पीले कलर का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए, विच हाउस of the parliament provides representation to the states। ठीक है, अब यहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा आएगा, यहां पे लिखा आएगा लोकसभा, दूसरा आएगा राज्यसभा। हमको क्या टिक करना है? हमको टिक करना है राज्यसभा। इसी के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए, प्रोवाइड्स रिप्रेजेंटेशन, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रोवाइड्स डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन टू पीपल, विच हाउस? और अब यहां पे आए लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे होगा पार्लियामेंट, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लोकसभा। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसको मिलता है? लोगों को मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि राज्यसभा में किसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है और लोकसभा में किसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो जैसे हमने समझा, अभी हम बात कर रहे थे लेजिस्लेचर की, फिर उससे पहले हम बात कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल लेवल पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे भी एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी दो हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को यहां पे विधान परिषद कहते हैं, लोअर हाउस को यहां पे विधान सभा कहते हैं। ये यहां का पॉपुलर हाउस है। इसका एक और नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हो जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे लोग डायरेक्टली चुन के आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। यहां पे लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। अच्छा, ऊपर अपन ने देखा था कि राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चूज कर रहा था? एमएलए चूज कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं, जिसको अपन एमएलसी बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं, इनको कौन चूज करेगा? इनको जो ग्राम पंचायत जो हैं, जो ब्लॉक पंचायत हैं, जो टीचर्स की वो का भी कोटा होता है, तो अलग अलग 1/3, 1/6, 1/4 ऐसे अलग अलग परसेंटेज दे रखे हैं इलेक्टेड के लिए, तो वो लोग चूज करते हैं। पीपल डायरेक्टली चूज नहीं करते हैं एमएलसीज के मेंबर्स को। ओके, बाकी प्रोसीजर लगभग सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो ये है कि नॉट ऑल स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स।
सिर्फ 4-5 स्टेट्स के अंदर है ये, सारी स्टेट्स के अंदर नहीं है। उन किस किस के अंदर है उस बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे अपन। लेकिन मोस्टली के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही हाउस है, वो है विधान सभा। इसके मेंबर को हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमने देखा कि लेजिस्लेचर जो है वो कहाँ पर है, सेंट्रल लेवल पे भी है, हाँ भाई साहब है भाई, पार्लियामेंट है। स्टेट लेवल पे भी है, हाँ भाई साहब, स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा, विधान परिषद। फिर एक 3 टियर भी है। तो मैंने क्या 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 पढ़ा हमने, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद आता है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के बाद में आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर दो पार्ट हैं इसके, एक तो है पंचायत, फिर दूसरा है अर्बन, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। ये विलेजेस को डील करता है और ये अर्बन एरियाज को डील करता है। इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम, इसके अंदर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, वगैरह वगैरह ये चीज़ें आएंगी। तो इसको अपन पूरा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 टियर रिप्रेजेंटेशन कह लो आप, 3 टियर डेमोक्रेसी कह लो, 3 टियर गवर्नमेंट कह लो, सिस्टम। कि हर लेवल पे क्या किया हुआ है, टास्क को, कॉम्प्लेक्स टास्क को तोड़ा गया है सिंपलर टास्क्स में। इससे सिंपल तो कैसे समझा सकता है कोई कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसी को अब अपन एक बार कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अपन ने कितने सारे सेक्शंस पढ़ लिए हैं अभी। स्क्रीन होल्ड कीजिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन खोलता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ये देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बाद में DPSP के बाद में आता है यूनियन। यूनियन का क्या पार्ट है, द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बाद में अभी हम एग्जीक्यूटिव नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखो यूनियन लेवल पे क्या पढ़ रहे हैं हम, ये रहा पार्लियामेंट, सबसे पहले आया पार्लियामेंट। ठीक है, ये बात हो रही है यूनियन लेवल पे। फिर स्टेट लेवल की बात होगी तो क्या आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, अलग अलग चैप्टर्स हैं। जब स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा पूरा, तो इसके बाद में क्या आएगा, द पंचायत। ठीक है, और जब पंचायत पूरा हो जाएगा तो क्या आएगा, द म्यूनिसिपैलिटीज। राइट। तो हमने सेक्शंस क्या क्या पढ़े, सेक्शन सॉरी आर्टिकल्स क्या क्या पढ़े हमने, पार्लियामेंट हमने देख लिया पूरा, 79 से लेकर के पूरा कंप्लीट होते होते 122 तक। राइट, तो इसको हम वहाँ पे कर लेते हैं एडिट एक बार। पार्लियामेंट हमने देखा 79 से लगभग 122 तक। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 168 से लेकर के 212 तक। मतलब मैं बिल्कुल लेमन में समझा रहा हूँ ये आपको, 168 से लेकर के 212 तक। फिर बात आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो पंचायत से देखते हैं भाई पंचायत कहाँ से कहाँ तक है। पंचायत से 243 से लेकर के 243 ओ तक, और फिर म्यूनसिपैलिटीज है 243 P से लेकर के 243 ZG तक। आगे समझ में, तो ये दोनों कहाँ से कहाँ तक हो गए, 243 से लेकर के 243 ZG तक। 243 से लेकर के 243 ZG तक। आपने अब देखो कितने सारे आर्टिकल्स आपने इस छोटे सी वीडियो में कर लिए हैं। राइट,
है ना, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स तो है नहीं कुछ भी। तो हमने कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे लेजिस्लेचर के बारे में, राइट। यहाँ पे हमने 3 टियर गवर्नमेंट का सिस्टम समझा, पार्लियामेंट समझा, स्टेट लेजिस्लेचर समझा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझा, पंचायत होता है, फिर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़, नगर निगम, ये सारी चीज़ें होगी। इनके इलेक्शंस कैसे होंगे, इनके रूल्स क्या होंगे, क्या क्वालिफिकेशंस होगी, क्या डिसक्वालिफिकेशंस होंगी, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन टाइम आने पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने लेजिस्लेचर में काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ समझा। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक वीडियो है ये, इसके अंदर मैं बहुत ही कम्प्लीटली समझाने वाला हूँ आपको पॉलिटी विद ऑल दी अमेंडमेंट्स एंड ऑल। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू।